अस्सलामु अलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। नमस्कार मित्रों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको स्मरण होगा कि पिछले वर्ष 23 मई को पिछले वर्ष कह रहा हूं, सौ बात कीजिएगा, 2019 में 23 मई को चुनाव का नतीजा आया था और मोदी जी ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्थापना पुनः कराई थी। आज लगभग 9 वर्ष मोदी सरकार के पूर्ण होने जा रहे हैं। इन 9 वर्षों में मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है। कई बार जाने अनजाने बहुत सी चीजें नजर में होती हैं मगर दिमाग में नहीं होती, दिमाग में होती हैं तो नजर में नहीं होती। आज उसी को लेकर के हमने एक पत्रकार वार्ता रखी है, जिसमें गत कुछ वर्षों में, मैं पूरे 9 वर्ष की बात नहीं कर रहा, गत कुछ वर्षों में जो मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए कंस्ट्रक्टिव कार्य किए हैं, उन सब का लेखा जोखा आज हमारे दिल्ली के जुझारू अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और हमेशा जागरूक रहकर के दिल्ली के मुद्दे उठाने वाले हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी आपके समक्ष रखेंगे। इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ आरटीआई से बहुत सारे मुद्दे निकाल कर लाने वाले हमारे साथी प्रवक्ता श्री हरीश खुराना और मीडिया रिलेशन विभाग के सह प्रमुख श्री विक्रम मित्तल जी भी हैं। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा प्रेस वार्ता को प्रारंभ करें। नमस्कार साथियों, विषय प्रवीण जी ने बताया आपको, हमारे देश को आजाद हुए 76 वर्ष हो गए और जब हम पूरी यात्रा को देखते हैं तो विशेष रूप से 9 वर्ष का जो कार्यकाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने विश्व क्षितिज पर जो अपना स्थान अर्जित किया है वो अद्भुत है। और इन 76 वर्षों में सभी प्रधानमंत्रियों ने अपना योगदान दिया है। हम सबके प्रति इतना सम्मान रखते हैं, लेकिन इन 9 वर्षों में जिस तरह से हमारे देश की स्वीकार्यता पूरे विदेश में बढ़ी है, उसके छोटे छोटे उदाहरण अभी हमने कुछ ही दिनों में देखे। एक टापू राष्ट्र पपुआ न्यू गिनिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे बढ़कर चरण छूते हैं तो हर भारतवासी का गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री का सम्मान तो किया, पूरे भारतवर्ष का भी सम्मान किया। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जब माननीय मोदी जी को बिग बॉस कह के बुलाते हैं, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं कि आप हमारे देश में इतने लोकप्रिय हैं कि हमारे पास तो जगह कम पड़ जाती है। जब इतने बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष, रूस हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, मतलब कई देशों का नाम ले सकते हैं, हर जगह वैसा ही स्वागत, वैसा ही मान सम्मान, ये हम सब भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व पटल पर हमारे देश को वो स्थान दिलाया कि हर भारतवासी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है। जहां तक विकास कार्य की बात है, दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार कई कार्य हुए। उसका संपूर्ण विवरण हमारे नेता प्रतिपक्ष भी आपके सामने रखेंगे। मैं कुछ चीजों का जिक्र करना चाहता हूं। जिस राजपथ को हम वर्षों से देखते आ रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें अंग्रेजी मानसिकता का कुछ दिख रहा है। उस मानसिकता को खत्म करते करते उस राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में परिवर्तित करना और हर दिल्ली वासी को लगे कि ये पथ मेरा है, हमारे कर्तव्य का पथ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगना और सामने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाना, इसके पीछे की सोच को समझने की जरूरत है। आज जो हमारे पास आंकड़े हैं, प्रतिदिन लगभग 50 से 60 हजार लोग डेली उस कर्तव्य पथ पर जाते हैं और वीकेंड में या छुट्टी वाले दिन ये आंकड़ा 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। अभी आपने देखा 4-5 दिन पहले ट्रैफिक पुलिस को एडवाइस भी जारी करनी पड़ी कि जो लोग कर्तव्य पथ पर आ रहे हैं कृपया ये साधन उपयोग में लाए। वो कर्तव्य पथ अब दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण स्थल बन चुका है। उसके साथ साथ इन 9 वर्षों में जो विकास के कार्य हुए हैं, अगर हम कोविड काल से शुरू करें, हम में से किसने सोचा था कि भारत अपनी वैक्सीन भी बनाएगा। अपनी वैक्सीन तो लगेगी, हम दूसरे देशों को भी वैक्सीन देंगे। खाली दिल्ली में 3 करोड़ 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। और जब कोविड आया था, कितना उस समय भयानक माहौल था, हम सब घबराए हुए थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया, दिल्ली को कैसे सुरक्षित रखना है, उस दिशा में विशेष अस्पताल बनाए, छतरपुर में जो बना। उसके साथ साथ जो हमारे केंद्र सरकार के अस्पताल, एम्स, सफदरजंग या आरएमएल, उनमें सेवाओं का विस्तार किया। लेकिन कोविड काल से लेकर अब तक लगातार वैक्सीन सबको मिले, निःशुल्क मिले, किसी भी दिल्ली वासी पर बोझ न पड़े, ये उन्होंने प्रबंध किया। इन 9 वर्षों में दिल्ली को 20 केंद्रीय और नवोदय विद्यालय दिए गए केंद्र सरकार द्वारा। सेवा योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक बसें दिल्ली को दी गई। मेट्रो चरण का 4था विस्तार हुआ। दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी, जिसका हर बार जिक्र होता है, ये जितने भी हाईवेज की योजनाएं हैं, हम मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, प्रगति मैदान के टनल की बात करते हैं, हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जयपुर तक जाना आसान हो गया। और इसके साथ साथ यूआरआई का जो नया रिंग रोड आ रहा है, 72,000 करोड़ की लागत से ज्यादा, उससे दिल्ली का वायु प्रदूषण और कम होगा। अभी भी ईस्टर्न और वेस्टर्न बनने से 30% कमर्शियल व्हीकल ऐसे हैं जो दिल्ली नहीं आते, सीधा बाहर चले जाते हैं। उससे दिल्ली को बहुत राहत मिलेगी। इसी तरह से महिपालपुर में बसंत कुंज से जो गुड़गांव तक के टनल बनने की
कई योजनाएं हैं जो मोदी सरकार ने दिल्ली वासियों को सौगात के रूप में दी है। प्रकृति मैदान का कायाकल्प हुआ है। अब आप लोग तो पत्रकार हैं और जाते भी होंगे कार्यक्रम देखने। किस तरह से प्रगति मैदान को एक बड़ा सेंटर बनाया गया है। अब वहां इतनी सुविधाएं एक ही छत के नीचे आ रही हैं, तो दिल्ली वासियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। उसके साथ साथ द्वारका में 25,000 करोड़ की लागत से जो कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, इतना बड़ा सेंटर दिल्ली के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ, क्योंकि मैं खुद खेलों से जुड़ा रहा हूं, डीडीए ने वहां पर ओलंपिक के जो गेम्स हैं उसके लिए स्पेसिफिक 5 गेम्स को आइडेंटिफाई करके उनके ट्रेनिंग सेंटर बनाने का काम शुरू किया है कि दिल्ली के बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिले और वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकें, ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लेकर आए। इसके लिए एक बहुत बड़ा हब द्वारका में बन रहा है। यातायात पुलिस को कैमरे देना हो, दिल्ली में महिलाओं के लिए शौचालय बनाना हो, लाखों लाख लोगों को फ्री राशन देना हो, ऐसे अनेकों अनेक कार्य हैं जो दिल्ली की जनता के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने किए। और मैं विशेष रूप से, क्योंकि आज हम उनके 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं, तो बड़ी सकारात्मक सोच के साथ एक टिप्पणी करके अपनी बात खत्म करता हूं। मैं अभी जब नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठा हुआ था तो इन योजनाओं पे कितना पैसा खर्च हुआ है मैं उसका रफली आइडिया लगा रहा था। 80,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं दिल्ली को दी गई। तो मेरा आप सबके माध्यम से दिल्ली की जनता को भी संदेश है कि जो काम करते हैं वो शोर नहीं मचाते, उनका काम बोलता है। और दिल्ली की जनता समीक्षा करे, क्योंकि ये योजनाएं वो देख रहे हैं। मैं खुद चूंकि जमुना पार रहता हूं, जहां 1 से सवा घंटा लगता था, आज मैं 17 या 15 मिनट में पहुंचता हूं। उसके लिए प्रगति मैदान टनल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, तो दोनों उसके टूल हैं। ऐसी कई योजनाएं जिनका मैंने जिक्र किया है, मैं विस्तार में नहीं जा रहा क्योंकि रामवीर सिंह जी पूरा विषय रखेंगे, लेकिन हर दिल्ली वासी का सीना गर्व से चौड़ा होता है जब हम इन योजनाओं को फलीभूत होते हुए देखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन देखते हैं। अभी रैपिड रेल भी आने वाली है। दिल्ली से कैसे आप बागपत होते हुए कितनी जल्दी पहुंचे। तो मैं विशेष रूप से दिल्ली की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए लगातार अपना विजन और योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम किया है। और भविष्य में भी उनके नेतृत्व में दिल्ली की जनता को ये सुविधाएं मिलती रहेंगी। और इस संकल्प के साथ कि 9 वर्ष का कार्यकाल संपन्न हुआ, 10वें वर्ष में हम जा रहे हैं और 2024 में दिल्ली की जनता 7 लोकसभा सीटें जीतकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। ये बीजेपी का भी संकल्प है और दिल्ली की जनता उस संकल्प के साथ खड़ी है, ऐसा हमारा विश्वास भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए अपने नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वह एक बार विस्तार से इन योजनाओं की चर्चा आपके साथ करें। माननीय रामवीर सिंह। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, श्री हरीश खुराना जी, श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, श्री विक्रम मित्तल जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में जो दर्जनों विकास के कार्य केंद्र सरकार की ओर से किए गए हैं,
मैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और जो हमारे मीडिया के साथी दिल्ली विधानसभा को कवर करते हैं, विधानसभा में आम आदमी पार्टी की ओर से चर्चा की गई थी कि मोदी जी की सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए केवल 300 करोड़ रुपया दिए हैं। तो आज मैं विस्तार से आपको जानकारी दे रहा हूं और जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे थे तो उनके सामने सच्चाई आ जाएगी, मीडिया के सामने भी सच्चाई आ जाएगी। इस साल के बजट में हाईवेज बनाने के लिए 60,000 करोड़ रुपया, अस्पतालों को दिए हैं 8,000 करोड़ रुपया, दिल्ली पुलिस के लिए 10,355 करोड़, डीडीए के लिए 7,643 करोड़, एनडीएफसी के लिए 4,743 करोड़, मेट्रो के विस्तार के लिए 13,000 करोड़, विश्वविद्यालयों के लिए 3,000 करोड़, पेंशन योजना के लिए 3,700 करोड़ और दिल्ली सरकार को अलग से 951 करोड़ रुपया दिए हैं और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड को 450 करोड़ रुपया दिए हैं। और अभी हाल में दिल्ली की सड़कों के लिए केंद्र सरकार ने 700 करोड़ रुपया भी दिल्ली की सरकार को उपलब्ध कराया है। ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल रोड के बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने चर्चा की है। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि इसके ऊपर 12,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है और 3,700 करोड़ रुपया दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को कंट्रीब्यूट करना था। उन्होंने ये पैसा नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री जी ने ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल रोड को बनने से रोका नहीं, उसको पूरा कर दिया गया है। हम मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। प्रगति मैदान टनल, इसके ऊपर 928 करोड़ रुपया खर्चा हुए हैं और 20% जो कंट्रीब्यूशन था वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का था। उन्होंने एक पैसा भी इस टनल को बनाने के लिए नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि इसको पूरा किया जाए। हाईवेज के लिए 60,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसके बारे में विस्तार से आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया है। दिल्ली में जो तीसरा रिंग रोड बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 76 किलोमीटर है, लगभग इसमें 27 फ्लाईओवर्स हैं और 11 अंडरपास है। वसंतपुर से गुरुग्राम तक 6 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है। ये 76 किलोमीटर लंबा जो हाईवे बनाया जा रहा है, रिंग रोड बनाया जा रहा है, इसके ऊपर लगभग 8,000 करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे हैं। धौला कुआं से गुरुग्राम के बीच फ्लाईओवर रोड का 10 लेन का हाईवे बनाया जाएगा। 11 मुक्ति से दिल्ली एयरपोर्ट तक 10 किलोमीटर लंबी टनल बनाने की योजना पर काम चल रहा है। 10 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। अध्यक्ष जी ने बताया है कि दिल्ली से मेरठ अब हम 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे से वैष्णो देवी की यात्रा बहुत ही सुगम हो जाएगी। अक्षरधाम से सहारनपुर तक का जो नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, उसका तेजी से काम चल रहा है और वह हरिद्वार से कनेक्ट करेगा और देहरादून को भी फिर जाने में आसानी हो जाएगी। दिल्ली से दौसा होते हुए जयपुर के लिए जो एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, वह भी लगभग पूरा हो गया। कालंदी कुंज से डीएनटी से जो 6 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है, जो मुंबई हाईवे को जोड़ेगा, मैं बस उसके बारे में एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि मेरे बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से जा रहा है। अभी हम बदरपुर से सोना जाते हैं तो 2.5 घंटा लगता है। अब जब ये हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा अप्रैल 2024 में, तो बदरपुर से जब हम इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे तो 30 मिनट में हम सोना पहुंच जाएंगे। कहां अभी 2.5 घंटा लगता है, कहां हम 30 मिनट में पहुंच जाएंगे। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कुल बजट 30,270 करोड़ रुपया, 50% केंद्र सरकार ने दिया है और दिल्ली सरकार को 12% का योगदान देना, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया है यह पैसा देने से। इको पार्क बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बनाया जा रहा है, लगभग 885 एकड़ जमीन के ऊपर। इसमें चिड़ियाघर भी है, इसमें सफारी भी है, इसमें
योगा सेंटर भी है, जॉगिंग ट्रैक भी है, साइकिल ट्रैक भी है, 50,000 स्क्वायर दरख्त लगाए जा रहे हैं। देश विदेश से जो सैलानी आएंगे वो हेलीकॉप्टर से आ सके, हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। तो ये हजारों करोड़ रुपया इसके ऊपर भी खर्च हो रहा है। लेकिन इसको विकसित करने पर, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए की जमीन है, 885 एकड़ जमीन, सेकंड लार्जेस्ट इको पार्क अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है, इसके ऊपर 343 करोड़ रुपया भारत सरकार खर्च कर रही है। केंद्रीय विद्यालयों के बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया है। भारत वंदना पार्क राजधानी दिल्ली में मिनी इंडिया के तौर पर डेवलप किए जाने वाला भारत वंदना पार्क देश का सबसे भव्य पार्क, द्वारका सेक्टर 20 में 200 एकड़ जमीन पर ये फैला हुआ है। इसके ऊपर 524 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं। द्वारका इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया है और इसके ऊपर 25,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहे हैं। लगभग 90% कार्य इसका पूरा हो गया। दिल्ली को मोदी जी की सरकार ने नया पुलिस हेडक्वार्टर दिया है, जैसे रोड पर कुल इसके ऊपर 1095 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार ने खर्च किया है। कर्तव्य पथ के बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया है और इसके ऊपर 608 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। नेशनल वार मेमोरियल का अध्यक्ष जी ने जिक्र किया है, इसके ऊपर भी 176 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। नेशनल पुलिस वार मेमोरियल के बारे में भी अध्यक्ष जी ने चर्चा की है, इसके ऊपर 54 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल स्मारक की जो स्थापना हुई है अलीपुर रोड पर और 15 जनपद पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की गई है। इसके बाद जो प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर है, इसके ऊपर इसमें लगभग 900 लोग एक साथ बैठ सकेंगे और इसके ऊपर कुल जो लागत आ रही है वह है 2,500 करोड़ रुपया, 2,500 करोड़ रुपया। दिल्ली के लिए जो इलेक्ट्रिक बसें मोदी जी की सरकार ने दी है, 300 इलेक्ट्रिक बसें मिल गई हैं। कुछ ही अगले दिनों में 1200 इलेक्ट्रिक बसें और दी जाएगी, जिनके ऊपर लगभग 1,000 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार की ओर से खर्च किया जा रहा है। दिल्ली में मोदी जी की सरकार ने जो हमारे भारत सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें पिछले 9 सालों में 2100 से ज्यादा बेड बढ़ाए हैं। जहां झुग्गी भाई मकाम कालकाजी में 3,000 फ्लैट्स जो बनकर तैयार हो गए थे, उनकी चाबी झुग्गी झोपड़ी वासियों को दे दी गई। 215 करोड़ रुपया उसके ऊपर कुल खर्चा हुआ है। जेलर वाला बाग में 176 करोड़ रुपए की लागत से 175 फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। कठपुतली कॉलोनी में 200 करोड़ रुपए की लागत से 2800 फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। डीडीए ने दिल्ली में साइकिल वे कुल बजट 36 करोड़ रुपया है। कड़कड़ डूमा में विकास का हब, जिसकी अध्यक्ष जी ने चर्चा की है, अध्यक्ष जी इसके ऊपर 1167 करोड़ रुपया मोदी जी की सरकार खर्च कर रही है। जो नरेला में फ्लाईओवर बनाया है, नरेला से जब हम बवाना जाते थे तो लगभग 2 घंटा लग जाते थे। नरेला से अब बवाना जो नरेला का फ्लाईओवर बनकर तैयार हो गया, 8 मिनट में लोग नरेला से बवाना पहुंच जाते हैं, बवाना से नरेला पहुंच जाते हैं। और इसके ऊपर मोदी जी की सरकार ने 378 करोड़ रुपया खर्च किए हैं। यमुना के किनारे 12 डायवर्सिटी पार्क बनाए जा रहे हैं। यमुना के किनारों का सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से शुरू हो गया। ऑनरेबल एलजी उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इनके ऊपर लगभग 600 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। यमुना की सफाई के लिए आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2019 में श्री नितिन गडकरी जी जब जल मंत्री थे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को यमुना की सफाई के लिए 6,000 करोड़ रुपया दिया। उसके बाद श्री गजेंद्र शेखावत जी जल मंत्री बने, उन्होंने 2419 करोड़ रुपया दिया। केंद्र सरकार बार बार दिल्ली की सरकार से जानकारी मांग रही है आखिर ये पैसा कहाँ खर्च किया गया है, क्योंकि पिछले 8 सालों में यमुना 200% ज्यादा और प्रदूषित हो गई है, ये दिल्ली सरकार की रिपोर्ट कहती है। लेकिन ये जो लगभग 8,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया है, उसका हिसाब दिल्ली की सरकार नहीं दे पा रही है। हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, दिल्ली के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के प्रति। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के लिए अलीगंज और उस बिहार में लगभग 320 फ्लैट बनाकर तैयार कर दिए और सभी हमारे सफाई कर्मी वहां शिफ्ट कर गए हैं। इसके ऊपर लगभग 82 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है।
अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि दिल्ली में लगभग 73 लाख गरीबों को मोदी जी की सरकार ने जब कोरोना काल में लगभग 8 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध कराया। लगभग 270 करोड़ रुपया हर महीने इसके ऊपर खर्चा आता था। अब मोदी जी की सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत केवल 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा ली है और इसके ऊपर भी हर महीने 135 करोड़ रुपया खर्चा आ रहा है। लगभग 6500 करोड़ रुपया जो दिल्ली के 73 लाख गरीब लोगों को हर महीने मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है, उसके ऊपर 6500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 5000 रुपया इसमें गर्भवती महिलाओं को दिए जाते हैं और लगभग अभी तक जो है 50,000 महिलाओं को इसका लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंदर दिल्ली में 1,42,000 से ज्यादा महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है। आप सभी को मालूम है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना दिल्ली में अच्छे से काम कर रही है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत अब तक दिल्ली में कुल 388 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों पर जनता को 90% तक सस्ती दवाई उपलब्ध हो रही है। मुफ्त वैक्सीन के बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि 3 करोड़ 70 लाख लोगों को मुफ्त वैक्सीन मोदी जी की सरकार ने दी। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि लंबे समय से हमारे दुकानदार भाई ये मांग करते रहे थे कि दुकानों को फ्री होल्ड किया जाए। 50,000 दुकानों को मोदी जी की सरकार ने फ्री होल्ड किया है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोगों को मालिकाना हक दिया है। दिल्ली में लगभग 60 लाख लोग दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हैं। दिल्ली में लगभग 5 लाख खोखा पट्टी वाले लोग भी हैं। मोदी जी की ओर से वो अपना अच्छे से अपना कारोबार कर सके 10,000 रुपए की सहायता उनको दी गई है। मैं अंत में ये जानकारी भी आपको देना चाहता हूं कि जो दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ हैं, ओखला में देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी वहां गए थे। कूड़े से बिजली बनाई जा रही है। जो दूसरे हमारे 2 कूड़े के पहाड़ है, चाहे वो गाजीपुर का है, चाहे वो दूसरा हमारे जहांगीरपुरी के पास है, पलसवा जहांगीरपुरी के पास है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं अभी तक जब से नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है उन्होंने एक नया पैसा कंट्रीब्यूट नहीं किया है। आज जो कूड़ा वहां से उठाया जा रहा है वो NHAI के द्वारा या भारत सरकार का जो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय है, NHAI उनके अधीन काम करती है। हर रोज लगभग 600 ट्रक कूड़ा NHAI के द्वारा उठाया जा रहा है। मैं इसके लिए भी बहुत बहुत केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली के ऑनरेबल एजी निरंतर इसको मॉनिटर कर रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। यही सब जानकारी आज हम आप सभी को देना चाहते थे। मोदी जी की सरकार ने पिछले 9 सालों में दिल्ली को ये जो दर्जनों जो विकास के शानदार कार्य किए गए हैं, ये ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है। दिल्ली सरकार ने क्या दिल्ली को लोगों को दिया है ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप उस पर विचार करें। आखिर उन्होंने दिल्ली को क्या दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक सवाल रामवीर सिंह विधूरी जी से। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के करीबी अजीत त्यागी और प्रवेश मिश्रा के घर ईडी के छापे पड़े, उसमें बीजेपी का क्या है? ऐसा करते हैं काम करके पहले हम विषय पे रहे, पहले विषय पे रहे। सर इतनी योजना है तो इसके बावजूद भी जो है कि आम लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो इसके लिए क्या प्रयास करने जा रहे हैं वो थोड़ा जानना चाहिए। ये आपको लगता है आम जनता तक नहीं जाती है। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, सब समझती है, सब देख रही है और इन सुविधाओं का लाभ उनको मिल रहा है। समय आने दीजिए, वो जवाब दीजिए। अध्यक्ष जी, एक चीज का डाटा का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आपने बताया था कि दिल्ली को 80,000 करोड़ रुपए नहीं उतना तो हमारे उतना नहीं है। वो 80 जो सड़कें हाईवे जो उसमें हो रहा है, लेकिन सारी मैंने आपको ब्रेकअप दिया है। मैं यही चीज नहीं वो मेरे पार्ट पे ये लगभग
1.5 लाख करोड़ से ज्यादा है, 1.5 लाख करोड़। उसका ब्रेकअप दिया है, आप उसको देख लीजिए। वो समाप्त करके कितना एग्जैक्ट आपकी जो प्रेस रिलीज आपको मिलेगी अभी आपको उसमें डिटेल वाइज पैसे लिखे आप उसको जोड़िए। ये 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा है। उनको जोड़ो। अगर पेंशन मिलनी शुरू हो जाती तो पहुंच जाता। जो बजट का प्रावधान है उसमें 3700 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने दिए हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम दिल्ली की सरकार का है। पिछले 5 साल से तो पेंशन दी नहीं गई, उम्मीद करते हैं कि अब शुरू कर दें, इलेक्शन ईयर तो शायद कर दें। हमारा मकसद दिल्ली की जनता को लाभ पहुंचे और वृद्धों को पेंशन मिलनी शुरू हो जाए, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने वो उस बजट में प्रोविजन दिया। मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल रणवीर सिंह विदुरी जी से और एक अध्यक्ष जी से। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हर तीसरे दिन दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो लीडर अपोजिशन के नाते आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि वो अपने पार्टी के खर्चे से जा रहे हैं कि दिल्ली सरकार के खर्चे से? देखिए, बात यह है जो उनकी ऑफिशियल विजिट होती है वो तो दिल्ली सरकार के खर्चे से जाते हैं। बाकी जो उनकी अपनी पर्सनल विजिट हो या वो अन्य प्रदेशों में कोई उनकी चुनावी सभा हो या राजनीति करने के लिए जाते हैं, तो वो तो फिर पार्टी की ओर से वो खर्चा किया जाता है। तो ये हम उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब बैठेंगे तो डिटेल देंगे। मेरा एक अध्यक्ष जी से सवाल है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अनऑथराइज कॉलोनी को रेगुलराइज करने के लिए धरना देती है, दिल्ली की तमाम समस्याओं के लिए धरना देती है, वो समय कब आएगा जब भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता यमुना के जितने किनारे हैं वहां पे धरना देगी और कहेगी कि सरकार इसको साफ करे? यमुना के लिए लगातार हम लोग बात भी करते रहे हैं और आगामी 4 जून को हमारे कुछ साथी हैं जो यमुना की सफाई के लिए एक बड़ी मानव श्रृंखला बना रहे हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी घोषणा की थी, आज भी कह रहा हूँ, उसे 4 जून को हमारे सभी कार्यकर्ता आपको वहां दिखेंगे। और लगातार यमुना के लिए हम लोग अब से नहीं, जब से यमुना की सफाई का काम कर रहा है, लगातार हमने आंदोलन किया, हमने प्रयास भी किया और हमने खुद भी श्रम सेवा करके उनको संदेश देने की कोशिश की है। और मैं आपके माध्यम से माननीय उपराज्यपाल जी का धन्यवाद भी करता हूँ, उन्होंने बहुत कम समय में एक हिस्से को साफ करके दिखाया है। तो मुझे लगता है अगर हम ईमानदारी से सब दिल्ली की जनता मिलकर काम करे तो हम यमुना को अपनी मां के रूप में मानते हैं, तो जिस रूप में हम देख पाएंगे वो सुखद होगा। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और संजय सिंह के करीबी हैं या जिसके करीबी हैं मुझे इतना ज्ञान नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ की होगी तो निकल कर आएगा। और जांच एजेंसी के छापे के बाद जो उनके बयान आ रहे हैं, तो मुझे कहना है कि ये बेचारा पॉलिटिक्स बंद करे। जवाब तो आपको भी देना ही पड़ेगा ना कि 3 बजे तक रेस्टोरेंट खुले, उसमें आपकी क्या भूमिका थी? कैसे रेस्टोरेंट ऑनर्स मीटिंग करके पैसा इकट्ठा करके गोवा चुनाव किए थे, उसमें आपकी क्या भूमिका थी? तो जांच एजेंसी को अपना काम करने दीजिए। आज मातोश्री में सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, आम आदमी पार्टी के कई और भी बड़े नेता पहुंचे हैं। एक महागठबंधन की कोशिश की कवायद है और जो दिल्ली के अंदर ऑर्डिनेंस लाया गया है उसका मेन आधार है, जिसके कारण वो विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता जितनी पहले थी उससे अधिक है। मैंने पहले शुरू में कहा आपको, माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि, उनके काम और जो उनका संदेश है उसके सामने ये सारे भ्रष्टाचारी नहीं टिकते हैं। जिसे आप महागठबंधन कह रहे हैं, हम उसे भ्रष्टाचारियों पर टोला कहते हैं। और अभी देश में प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी खाली नहीं है, इनको प्रयास करने दीजिए। ऑर्डिनेंस का विरोध किया जा रहा है उनकी तरफ से, इस कारण ये एकजुटता बढ़ रही है। हम फिर कह रहे हैं, पैरा नंबर 95 पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट का 11 मई का निर्णय पढ़िए। उसमें लिखा है कि अगर कानून में स्पष्टता का अभाव है तो केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है। हमने कानून की व्याख्या स्पष्ट कर दी, जिनको विरोध करना है वो कर। आपका सवाल ठीक है, लेकिन आप गलत लोगों से पूछ रहे हैं, आप तो दिल्ली सरकार से पूछ रहे हैं। सर, अगर इतने ही केंद्र का योगदान रहा है दिल्ली के डेवलपमेंट में, तो अध्यादेश जिस तरीके से लाया गया, पहले क्यों नहीं लाया गया? या मतलब आपको लगा था कि पार्टी अपनी जो ये उपलब्धियां हैं वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी? हमारी उपलब्धियां तो नीचे तक जा रही है, अध्यादेश को उपलब्धियों से जोड़ना ठीक नहीं है। अध्यादेश क्यों लाया गया उसके लिए 11 मई से लेकर 18 मई तक का मैंने पूरा चित्रण पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। कौन सा अफसर, कौन सा अधिकारी, कौन सा मंत्री रात के 3 बजे ताले तोड़ के फोटोकॉपी लेता है? कौन सी सरकार ऐसा करती है? कौन से बोला कि अफसर को थप्पड़ मारे जाते हैं?
ये सामने बिठा के धमकाया जाता है कि साइन करो, जबकि वो अधिकारी कह रहे हैं कि मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है। कौन से अधिकारी, कौन से जो अधिकारी आपकी जांच करेगा आप उसी को हटाएंगे क्या? अपने भ्रष्टाचार, अपनी चोरी को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता क्या, कोई भी शासन ऐसे नहीं चलता है। इसलिए ये सब चीजें कानून की स्पष्टता की गई है। आने वाले समय में उस पर भी निर्णय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।